पूरब सविता का इकलौता बेटा था जिसकी शादी वो बड़े ही धूमधाम से करना चाहती थी, लेकिन पूरब ने पहले ही एक झुमकी नाम की गुजराती लड़की को पसंद कर लिया था और अपने बेटे की खुशी के लिए उसने शादी के लिए हाँ भी कर दी थी। एक दिन पूरब अपनी माँ के पास आता है। क्या हुआ माँ, आप इतनी उदास क्यों बैठी हो? कोई बात है क्या? है तो बताइए। अब क्या बताऊं बेटा, तूने तो पहले ही सब कुछ खत्म कर दिया अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का फैसला करके। माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए आपकी खुशी मेरी खुशी है। मैंने आपको बता दिया था, अगर आपको झुमकी पसंद नहीं है तो मैं उससे शादी नहीं करूँगा। माँ, मैं आपको कभी दुखी नहीं देख सकता। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर माँ का सपना होता है कि वो अपने बेटे की शादी अपनी पसंद की लड़की के साथ करवाए, लेकिन अब तो मेरा वो सपना ही टूट गया। माँ, अगर आपको मेरी शादी से इतनी तकलीफ है तो मैं ये शादी नहीं करूँगा। आप दुखी मत होइए माँ, आपकी खुशी मेरी खुशी है। हम लड़की वालों के घर जा रहे थे, मैं उन्हें फोन करके मना कर देता हूँ। बेटा तू ये क्या कह रहा है, ऐसा मत कर। नहीं माँ, आप मुझे मेरा फोन दीजिए, मैं अभी मना करता हूँ उन्हें। नहीं बेटा, जिस चीज में तेरी खुशी है उसी में मेरी ही खुशी है। तो आप मुझसे वादा कीजिए, आज के बाद इस बात को लेकर आप कभी उदास नहीं होंगी। माँ, झुमकी बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसे कई सालों से जानता हूँ, वो आपको पसंद आएगी। ठीक है, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी इस बात को लेकर उदास नहीं होंगी। मुझे तेरे विश्वास पर पूरा विश्वास है। ठीक है माँ, आप तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, हमें झुमकी के घर जाना है। ठीक है बेटा, तू चल, मैं आती हूँ। पूरब अपनी माँ की बात मानकर हॉल में से चला जाता है और फोन पर बात करने लगता है। कुछ देर बाद सविता तैयार होकर नीचे आती है और दोनों रिश्ते की बात करने के लिए झुमकी के घर जाते हैं और सविता झुमकी के माता पिता से बात करके दोनों की शादी करवा देती है। शादी के बाद झुमकी के माता पिता गुजरात चले जाते हैं और सविता अपनी बहू को लेकर अपने घर आ जाती है। झुमकी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। अगले दिन वो जल्दी उठती है और तैयार होकर अपने पति से बोलती है, पूरब जी, आज मेरी पहली रसोई है, मैं खाने में क्या बनाऊं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तुम ये औरतों वाली चीजें मुझसे क्यों पूछ रही हो? अरे यार, मुझे नहीं पता कि पहली रसोई में क्या बनता है क्या नहीं। लेकिन पूरब जी, ये तो आपका घर है, तो आपको ही पता होगा कि आपके घर वालों को क्या पसंद है, मुझे थोड़ी ना पता होगा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे ससुराल में ना जाने 100-200 लोग हो। अरे घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ है, और तुम। तो माँ जी को क्या पसंद है यही बता दीजिए, मैं बना लूंगी वही। मुझे क्या पता माँ को क्या पसंद है क्या नहीं, आज तक उन्होंने मुझे बताया नहीं और मैंने पूछा भी नहीं। कैसे बेटे हैं आप? आपको तो यही नहीं पता कि आपकी माँ को क्या पसंद है क्या नहीं। ऐसा बेटा भगवान किसी को ना दे। मैंने आज तक माँ को सब कुछ खाते हुए देखा है, जो भी मैं खाता हूँ वो खा लेती है। एक काम करो, तुम माँ से ही पूछ लो कि उन्हें क्या पसंद है। अब की ना आपने दिमाग वाली बात, यही बात पहले बोल देते तो मेरा टाइम खराब नहीं होता। झुमकी इतना कहकर अपनी सास के कमरे में जाती है, लेकिन सविता अपने कमरे में होती ही नहीं है। ये देखकर झुमकी फिर से परेशान हो जाती है और अपने आप से बोलती है, माँ जी तो अपने कमरे में है ही नहीं, लगता है कहीं घूमने गई हैं। अब मैं क्या करूँ? कैसे पता करूँ कि माँ जी कहाँ गई हैं? पता चले कि मैं अपनी पसंद का बना लूँ और किसी को पसंद ही नहीं आए तो पहले ही दिन सभी की नजर में चढ़ जाऊंगी। एक काम करती हूँ, इन्हीं से जाकर पूछती हूँ कि क्या बनाना है। पूरब जी, माँ तो अपने कमरे में है ही नहीं, तो अब तो आपको ही बताना पड़ेगा कि मैं क्या बनाऊं, ताकि जब कोई मुझसे पूछे तो मैं बोल सकूं कि आपने ही बोला था बनाने को। ठीक है, तो एक काम करो, अपनी पसंद का या मेरी पसंद का बना लो, माँ खा लेंगी। ठीक है, मैं वही बना लेती हूँ। झुमकी रसोई में जाती है और कई तरह के पोहे चाय बनाकर तैयार कर देती है। तभी सविता अपनी पड़ोसन शांति के घर से आती है। पूरे घर में पोहे की खुशबू आ रही होती है और तभी शांति बोलती है, सविता, तेरे घर से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है तेरी नई बहू कुछ अच्छा बना रही है। लग तो मुझे भी रहा है शांति, चलकर देखे क्या? नहीं नहीं, अगर हम जाएंगे तो वो घबरा जाएगी। एक काम करते हैं, हम हॉल में ही बैठते हैं, जब बन जाएगा तो वो खुद ही हमें आवाज दे देगी। नई नई है बेचारी। हाँ ये भी है, चलो देर से ही सही, लेकिन मेरी पूजा का फल मुझे मिल गया, तभी तो मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है, वरना आजकल की बहुओं को तो जब तक कमरे से लेने न जाओ निकलती ही नहीं है। हाँ ये सही कहा तूने, और काम का तो नाम नहीं लेती, लेकिन तेरी बहू तो अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से जानती है। जल्दी उठ भी गई, घर के भी सारे काम कर लिए और पहली रसोई भी तैयार कर रही है। हाँ, मुझे शादी से पहले डर था, लेकिन अब कोई डर नहीं है। मैं तो खुश हूँ अपनी बहू से, बस जैसे गुण है वैसे ही खाने में स्वाद भी हो। बिना स्वादिष्ट खाने के मेरा गुजारा नहीं होने वाला।
जब खुशबू इतनी अच्छी आ रही है तो खाने में स्वाद ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब तो मुझसे भी सब्र नहीं हो रहा। एक काम कर, तू अपनी बहू को आवाज लगा, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। हाँ, भूख तो लगी है मुझे भी। रुक, मैं बहू को आवाज देती हूँ। सविता इतना कहकर अपनी बहू झुमकी को आवाज देती है। बहू, ओ बहू, कहाँ चली गई तू? जरा बाहर आइयो। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? बहू, मुझे और तुम्हारी शांति आंटी को बहुत जोरों से भूख लगी है। अगर नाश्ता तैयार हो गया हो तो मैं खाने को दे दूं। जी माँ जी, नाश्ता तैयार है, मैं अभी लाती हूँ। झुमकी सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा देती है। सभी खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी पूरब भी वहाँ आता है और पोहे को देखकर बोलता है, नाश्ते में तुमने पोहे बनाए हैं? इतने समय से तुम ये बना रही थी? पूरब जी, आपने ही तो बोला था जो पसंद है तुम्हें वही बना लो, तो मैंने बना लिया। क्योंकि आपको माँ की पसंद तो पता ही नहीं है, क्योंकि वो आपको भी पसंद है और मुझे भी। ये पोहे क्या होते हैं और कैसे बनते हैं ये? आज से पहले तो मैंने नहीं खाया। आंटी जी, ये चूरे के बनते हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और खाने में भी बिल्कुल ऑयल फ्री होते हैं। ये गुजरात की रेसिपी है, मुझे अभी कुछ पता नहीं था तो मैंने यही बना लिया। लेकिन बहू, तुझे ये सब बनाना कैसे आता है? तू गुजरात से है क्या? हाँ शांति, मेरी बहू गुजरात से है। बहू, तब तो तुझे गुजरात की सभी चीजें बनाने आती होंगी, जैसे ढोकला, थेपला और पता नहीं क्या क्या। अब सारे सवाल अभी ही पूछ लेगी या पहले बहू के हाथ के बनाए हुए पोहे को खाएगी? माँ, आपको झुमकी के पोहे बनाने से कोई परेशानी नहीं है? परेशानी कैसी बेटा? बहू इस घर में नई नई आई है, उसे जो समझ में आया उसने बनाया। और जरूरी नहीं है ना कि एक जैसा खाना हम रोज खाएं। कभी कभी अपने स्वाद को चेंज भी करते रहना चाहिए। बहू, तुम सबके लिए पोहे लगाओ। अपनी सास की बात सुनकर झुमकी बहुत खुश हो जाती है और सभी लोगों को पोहा खाने के लिए दे देती है। सभी पोहे को खाकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं और तभी शांति बोलती है, सविता, अब तो बुरा मान या भला, लेकिन अब तो मेरा रोज का नाश्ता यही होगा और मैं रोज बहू से पोहा बनाकर खाऊंगी। सविता तो बहू तो बहुत अच्छी लाई है, मजा आ गया। अच्छा ठीक है, अब मेरी बहू को ज्यादा नजर मत लगाओ। माँ जी, आपको पसंद आया ना मेरे हाथ का पोहा? बहू, मुझे बहुत पसंद आया तेरे हाथ के बनाए हुए पोहे। अब मैं रोज नाश्ते में यही पोहा खाऊंगी। एक जैसा खाते खाते मैं भी तो बोर हो गई हूँ। ठीक है माँ जी, मैं रोज नाश्ते में आपके लिए यही बना दूंगी। पहली बार में ही अपनी सास के मुंह से इतनी तारीफ सुनकर झुमकी तो बहुत खुश हो जाती है और सविता को भी अपनी नई गुजराती बहू की पोहा रसोई बहुत पसंद आती है और उस दिन के बाद से वो रोज नाश्ते में पोहा खाना शुरू कर देती है। करुणा रायपुर गांव की रहने वाली थी। इस बार गांव में बड़ी ही धूमधाम से नवरात्रि आयोजन किया जा रहा था। करुणा भी अपनी दोनों बहुओं के साथ मिलकर माँ दुर्गा की आगमन की तैयारियों में व्यस्त रहने लगी। जैसे जैसे नवरात्रि के दिन नजदीक आने लगे, वैसे वैसे रायपुर गांव में रौनक बढ़ने लगी। ऐसे ही एक दिन करुणा और उसकी पड़ोसन घर के नजदीक वाले मंदिर के पंडित जी से पूछती हैं, पंडित जी, इस बारी मेरी दोनों बहुएं व्रत रखने वाली हैं। अगर मेरी बहुएं व्रत रखती हैं और मैं ना रखूं तो कोई विपदा तो नहीं आएगी ना हमारे परिवार पर? नहीं पुत्री, ऐसा कुछ नहीं होगा और ये आपकी इच्छा पे है। अगर आपसे उपवास होता है तो कीजिए, अगर नहीं होता है तो जबरदस्ती मत कीजिए। भगवान भी कहते हैं अगर व्रत कर पाओ तो करो, अगर नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं। लेकिन पंडित जी, मैं चाहती हूँ कि मैं भी व्रत रखूं, लेकिन दोनों बहुएं व्रत रख रही हैं, इसीलिए मैं पीछे हट गई। हाँ, तो तेरी इच्छा है, पंडित जी ने तो कह ही दिया। अगर करना चाहो तो आपकी मर्जी है, वरना मत करो। अब घर चले, नवरात्रि की ढेरों खरीदारी भी करनी है। हाँ हाँ, मुझे भी तो करनी है। एक तू ही नहीं है इस गांव में पंडिताइन। चल, अब तुझे देरी हो रही होगी। देख करुणा, मजाक अपनी जगह और मेरी पूजा अपनी जगह। तुझे तो पता है मुझे पूजा करने का कितना शौक है, तब भी तू मेरा मजाक उड़ाती है। जा, मैं तुझसे बात नहीं करूँगी। अरे रे, क्या बच्चों की तरह गुस्सा हो रही है। बूढ़ी होने को चली है, फिर भी बचपना नहीं गया। पागल, अगर मैं तेरी पड़ोसन नहीं होती तो तेरा पागलपन कौन झेलता, बता। तुम नहीं होती तो कोई
और होता, लेकिन होता जरूर। अब चलो, व्रत का सामान भी लेना है। अगर मुझे देर हो गई तो मैं कल ही जा पाऊंगी, आज नहीं। वैसे एक काम करते हैं, हम कल ही चलते हैं बाजार सामान लेने। मालिनी और करुणा दोनों घर की तरफ चले जाते हैं। करुणा जैसे ही घर पहुंचती है, करुणा का खाली हाथ देखकर उसकी छोटी बहू कहती है, माँ जी, आप पूजा का एक भी सामान लेकर नहीं आई हो और ना ही हमारे व्रत का सामान लेकर आई हो। क्या हम इस बार व्रत नहीं करेंगे? बहू, आज मुझे देर हो गई थी, इसीलिए बाजार नहीं जा पाई। कल चली जाऊंगी, तो चिंता मत कर, तेरा और तेरी जेठानी का पूरा सामान ले आऊंगी। ठीक है, जब आप कल बाजार जाओगी तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे भी कुछ जरूरी सामान खरीदना है। माँ जी, आप मुझे वो सामान दिलाओगी ना? मुझे लिस्ट दे देना, मैं तेरे लिए लेती आऊंगी। बस अब खुश? सुन, कल तू और बड़ी बहू मिलकर घर की पूरी सफाई कर लेना, मैं बाजार जाकर सामान ले आऊंगी। नहीं माँ जी, मुझे भी आपके साथ बाजार जाना है और घर की सफाई मैं आज ही कर दूंगी, आप उसकी चिंता मत करो। मैंने कहा लिस्ट मुझे दे देना, जब मैं पूजा का सामान लेकर आऊंगी तब तेरा सामान भी लेते आऊंगी। अब घर के सभी लोग बाजार जाएंगे तो क्या अच्छा लगेगा? वैसे भी मुझे बताने या लिस्ट देने से तुझे कहाँ दिक्कत हो रही है? माँ जी, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन क्या करूँ, वो सामान ही कुछ ऐसा है, मैं उस सामान के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकती। इसलिए मेरा बाजार जाना बहुत जरूरी है और वो सामान मैं लेकर आऊंगी हमारे व्रत के लिए। क्यों बहू, कोहिनूर का हीरा लेने जा रही है क्या, जो तू ही सिर्फ ले सकती है और कोई नहीं? हाँ माँ जी, बस उसी के बराबर का है, ऐसा ही समझ लीजिए। आप कल खुद देख लेना, कोहिनूर का हीरा है या कुछ और, लेकिन आप खुश हो जाओगी। प्राची की बातें करुणा को समझ नहीं आती और वो प्राची को बाजार ले जाने के लिए मान जाती है। अगली सुबह प्राची सुबह सवेरे उठकर घर का सारा काम खत्म करती है और बाजार जाने के लिए तैयार होती है। तभी उसे तैयार देखकर उसकी सास और जेठानी कहती हैं, सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? माँ जी, आप भूल गयी। चलो, जेठानी जी को मालूम नहीं था, लेकिन आप भी भूल गयी कि आज हमें बाजार जाना है पूजा और व्रत का सामान लेने। अरे बहू, पागल हो गई है क्या तू? इतनी सुबह सुबह कौन जाता है बाजार? अभी तो ठीक से खुला भी नहीं होगा बाजार। अब तू तो कोई मंत्री है नहीं जो तेरे लिए सभी बाजार में आके बिछाए बैठे होंगे कि कब आएंगी प्राची जी। माँ जी, अब आप मेरा मजाक बना रही हो। अगर ऐसा है तो आप मुझे पहले बता देती, मैं आराम से घर का काम करती और तैयार होती। क्या तुमने घर का सारा काम कर लिया? तुम सुबह उठी कितने बजे हो जो घर का काम भी हो गया तुम्हारा? मैं रात को सोई ही नहीं जो सुबह उठूं। मैंने तो घर का काम रात से करना शुरू कर दिया था, आज बाजार जाने की जल्दी में। लेकिन क्या फायदा मेरा जब जाना ही देर से है। आज एक बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि तू सच में पागल है, जो बाजार जाने के चक्कर में रात भर सोई भी नहीं, पागल कहीं की। माँ जी, देवरानी जी पागल नहीं है, ये बेवकूफ है, तभी ऐसी हरकतें कर बैठी। प्राची, एक बार माँ जी से पूछ लेती कब और किस वक्त बाजार जाना है। चलो, एक बात तो अच्छी हो गई, घर का सारा काम हो गया। हाँ तो फिर आप जाओ, आराम करो, अब आपको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक बात कहूँ जेठानी जी, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ जितना आप सोच रही हो। अब आपकी बारी है दोपहर का पूरा खाना बनाना, मुझे नहीं है। प्राची की बात सुनकर करुणा हंसने लगती है। कुछ देर बाद करुणा की पड़ोसन मालिनी उसके घर आती है और तीनों यानी करुणा, मालिनी और प्राची बाजार जाते हैं। करुणा पूजा और व्रत का पूरा सामान लेती है। तभी वो अपनी बहू से कहती है, बहू, तुझे कुछ सामान लेना था, याद है या भूल गई? अब तो मैं बहुत थक गई हूँ, अगर तुझे कुछ भी लेना है तो कल ले लेना, अब घर चल यहाँ से। नहीं माँ जी, अब कल का इंतजार नहीं होगा मुझसे, मुझे जो भी चीज लेनी है आज ही चाहिए, वरना मैं यहीं रो दूंगी। अब कब से इंतजार कर रही हूँ, कब बोलो। चलो बहू, अब तेरा सामान लेते हैं। लेकिन नहीं, सीधा कल का बोल रही हो। अरे क्या बात हो गई, किस चीज की बात कर रही हो?
देखो बहू, तुम बच्ची नहीं हो और हम सच में थक चुके हैं। हमसे ज्यादा उम्मीद मत रखो। अगर तुम्हें सामान लेना है तो जल्दी जाकर लेकर आओ, हम यही हैं। ठीक है, मैं जल्दी जाकर अपना सामान लेकर आती हूँ। आप दोनों यहाँ से जरा भी मत हिलना। मैं यूँ गई और यूँ झट से वापस आ जाऊंगी। अब तो इसके पैर रुकने का नाम नहीं लेने वाले हैं मालिनी। पता है, आज तो इसने हद कर दी। बाजार आने के चक्कर में पूरी रात सोई नहीं और घर का पूरा काम भी कर लिया। सुबह के 10 बजे तैयार हो चुकी थी बाजार आने के लिए। हाय दैया, ऐसा क्या लेने गई है तेरी बहू जो सोए बिना घर का पूरा काम कर गई? बाजार घूमना ज्यादा पसंद है क्या तेरी बहू को? करुणा और मालिनी बात कर ही रहे होते हैं, उतने में ही प्राची अपना सामान लेकर उनके पास पहुंच जाती है और फिर तीनों अपने घर की तरफ बढ़ने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और आज नवरात्रि का पहला दिन है। प्राची और साधना दोनों व्रत रखते हैं। तभी प्राची और साधना से करुणा कहती है, आज से तुम दोनों का व्रत शुरू हो रहा है। देखो, अभी भी वक्त है। अगर नहीं होता तो मत करना। तुम दोनों पर कोई दबाव नहीं है। अगर ना करना चाहो तो व्रत मैं कर लूंगी। माँ जी, मैं तो व्रत कर लूंगी। आपको तो पता है मेरा, लेकिन देवरानी जी का पता नहीं। वो 9 दिन का उपवास कर पाएंगी भी या नहीं? क्यों नहीं कर पाऊंगी जेठानी जी? आपको क्या लगता है सिर्फ आपने ही व्रत किए हैं क्या? मैंने भी बहुत व्रत किए हैं। अब तो मैं भी अपने व्रत का सामान लेकर आई हूँ। अच्छा, क्या लेकर आई हो अपने व्रत के लिए? जरा मुझे भी दिखाओ। मैं व्रत वाली बिरयानी बनाऊंगी। क्या आपको पता है व्रत की बिरयानी कैसे बनती है? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी आपको। क्या बहू, तू बिरयानी खाएगी? ये कैसे व्रत होगा फिर? नहीं नहीं, ये सब घर पर नहीं बनेगा। मैंने तो सुना है कि बिना प्याज और लहसुन की बिरयानी भी नहीं बनती। ये सब पाप है। वैसे भी हमारे गांव की पूजा हो रही है। ये सब नहीं बनेगा, बस बात खत्म। माँ जी, आप खुद मेरे साथ बैठकर देखना मैं कैसे व्रत वाली बिरयानी बनाती हूँ, ताकि आपको भी आ जाए बनाना। अच्छा ठीक है, मैं भी देखूंगी कि तू कैसे व्रत वाली बिरयानी बनाती है, ताकि मैं भी सीख लूँ व्रत वाली बिरयानी बनाना। तो ठीक है, फिर चलें व्रत की बिरयानी बनाने। व्रत की बिरयानी नहीं, बल्कि ये बोल बहू कि व्रत वाली बिरयानी। अगर बिरयानी अच्छी बनी तो फिर मैं पूरे गांव में बांटूंगी। प्राची व्रत वाली बिरयानी बनाती है और भोग लगाने के बाद सभी अपना व्रत तोड़ते हैं। व्रत वाली बिरयानी करुणा को भी बहुत अच्छी लगती है। ऐसे ही अगली सुबह प्राची उठकर घर का सारा काम खत्म कर इस बार सभी गांव वालों के लिए व्रत वाली बिरयानी बनाती है। सभी को बहुत पसंद आती है और अब हर साल करुणा के घर में सभी के लिए व्रत वाली बिरयानी बनती है। अनु नाम की एक नेपाली लड़के जो सिलीगुड़ी शहर से थी, उसे बहुत तरह के चाइनीज खाना बनाना आता था। लेकिन अनु मंचूरियन बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनाया करती थी। अनु की शादी शिव नाम के एक लड़के से होती है, जो कि नेपाली नहीं था। शिव की माँ अनु को जरा भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो नेपाली थी। जहाँ शिव काम किया करता, वहाँ की सैलरी से ना वो खुश था, इसलिए वो अपने काम से हेरा फेरी करके पैसा जोड़ा करता था। ऐसे ही एक दिन अनु शिव को कहती है, मैं कितनी बार बोला तुमको, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ते पनी कुने कुरा पुश्तेनों की ना हो। अनु, जो भी बोलना है हिंदी में बोला करो यार। ये तुम्हारे बीच बीच में नेपाली कहाँ से आ जाता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तुम सब कुछ जान के ही मेरा से शादी करा ना फिर। और हाँ, मैं तुमको बोला ऐसा रिश्वत मत लिया करो, वरना किसी दिन तुम्हारा सीनियर को पता चल गया ना तो क्या होगा। इतना मत सोचो, मैंने सब इंतजाम कर रखा है। मैं तुम्हें और माँ को कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। इतना तो कमाया है मैंने। हुंचा हजूर, जब सिर पर डंडा लगेगा तब पता चलेगा। पहले ही संभल जाओ। अपने मालिक से दगाबाजी करना अच्छी बात नहीं। जब उनको पता चलेगा तब वो बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें निकाल देगा ऑफिस से। बस करो, बेकार की बातें भी कर रही हो तुम।
अगर उनको पता लगाना होता तो पहले ही पता लगा लेते। वो मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, इसलिए कभी शक नहीं कर सकते हैं मुझ पर। आ बुझे तिमरो कुरारा तिमरू बनी सराय। अनु की बात सुनकर शिव सोच में पड़ गया था। वो पूरी रात इसी बारे में सोच रहा था और अगली सुबह जब शिव अपने काम पर जाता है तो देखता है उसका मालिक हिसाब देखते हुए शिव की चोरी पकड़ लेता है और उसे काम से भी निकाल देता है। शिव को घर लौटकर आता देख उसकी माँ शिव से कहती है, क्या हुआ बेटा, आज ऐसे अचानक इतनी जल्दी घर कैसे आ गया? अरे तबीयत वगैरह ठीक तो है ना तेरी? चल आजा बैठ। अरे अनु बहू, देख तेरा पति आया है, जल्दी पानी लेकर आ। पता नहीं इसकी तबीयत खराब कैसे हो गई। नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। कैसे कहूँ, क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनु जरा बाहर आओ, कुछ कहना है मुझे। क्या हुआ, इतना टेंशन में क्यों है तुम? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारा? लो पानी पियो, फिर रिलैक्स होकर बताओ। माँ, अनु मुझे काम से निकाल दिया गया है। पता नहीं क्यों निकाल दिया गया, लेकिन आप दोनों चिंता मत करो, मैं कोई दूसरा काम देख लूंगा। क्या? तुझे नौकरी से निकाल दिया? लेकिन क्यों? और तूने पूछा नहीं कि किस लिए मुझे नौकरी से निकाल रहे हो? अरे सवाल तो करना चाहिए था ना, ये तेरा हक है, हक। शायद उसी वजह से तुमको काम से निकाला होगा। मैंने कहा था ना, ऐसा मत करो अपने मालिक के साथ। अब देख लिया कैसे एक बार में नौकरी से निकाल दिया। बहाने कोई हो मेले ना बुझे भरने के गरनू। किसकी बात कर रही है ये नेपालन? और तू मुझसे बातें कब से छुपाने लग गया? वाह बेटा वाह, मैंने सुना था कि शादी के बाद बेटा बदल जाता है, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया, तू तो सच में शादी के बाद बदल ही गया है। अरे माँ, कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। बस एक बार अनु ने कहा था आपके नौकरी का भरोसा नहीं है, बस वही बात है। अरे ये तो है ही मनहूस, जब से तू इसे ब्याह कर यहाँ लाया है ना, तब से हमारे घर में पनौती लगी हुई है। अरे इसके आने के बाद से अपने घर में कुछ अच्छा हुआ है? नहीं ना। मेरी मान या मत मान, ये मनहूस है ही हमारे घर के लिए। गौरी की तीखी बातें सुनकर अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आंसू लिए अपने कमरे की तरफ चली जाती है और शिव भी उसे मनाने के लिए चला जाता है और अनु से कहता है, अनु मेरी नेपालन, ऐसे नहीं रोते हैं, माँ की बातों का बुरा नहीं मानते हैं। अच्छा सुनो, मैं सोच रहा हूँ काम ढूंढने का। काफी वक्त लग जाएगा वैसे भी काम ढूंढने में। उससे पहले मैंने जिसको भी पैसे दिए हैं उनसे जाकर मांग कर लेकर आता हूँ। हाँ, सभी से वक्त पर पैसे मांग लो। मेरे पास कुछ पैसे हैं, उसी पैसों से 2 हफ्ते का राशन आएगा। लेकिन मैंने कुछ सोचा है कि मैं भी एक ढाबा खोल दूं, ताकि हमारा परिवार का खर्चा चल सके। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी सोच है। मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल क्यों नहीं आया? अगर सच में मुझे पता होता कि तुम ऐसा भी कुछ करने वाली हो, तो मैं कब का तुम्हारे लिए ढाबा खोल देता। तो अब खोल दो ढाबा। मुझे मंचूरियन बनाना बहुत अच्छे से आता है, और भी चीजें हैं, जैसे मोमोज भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ। लेकिन ढाबा में अकेले कैसे काम करूँ? कोई तो साथ होना चाहिए ना। मैं हूं ना, मैं भी तुम्हारे साथ मंचूरियन के ढाबे में काम करूंगा और अपने ढाबे का नाम रखूंगा नेपाली बहू का मंचूरियन ढाबा। बताओ कैसा लगा तुम्हें नाम? नाम तो बहुत अच्छा है, बस दुकान भी नाम के साथ चल जाए तो मजा आ जाएगा। माँ जी को भी ये खुशखबरी दे दो, वरना मुझे पता नहीं क्या कुछ सुना देंगी। शिव अपनी माँ गौरी को अपनी बीवी के नाम पर ढाबा खोलने की बात बताता है। पहले तो गौरी बहुत आनाकानी करती है, फिर मान जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद शिव और अनु मिलकर उनका मंचूरियन का ढाबा खोलते हैं। तभी उनके ढाबे पे एक ग्राहक आकर कहता है,
अरे बहन जी, आपके ढाबे पर क्या क्या मिलेगा खाने के लिए? अरे कुछ अच्छा सा लगवा दीजिए 2 प्लेट। ये लीजिए, इस मेन्यू कार्ड को देखकर बताइए कि क्या खाना है आपको। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरे ढाबे में चाइनीज मिलता है और मेरे हाथ का मंचूरियन एक बार टेस्ट करके देखिए, फिर आपकी मर्जी है। अच्छा जी, वैसे आप नेपाली हैं क्या? अब बुरा मत मानना, वो क्या है ना, आपके ढाबे का नाम नेपाली बहू का मंचूरियन ढाबा लिखा हुआ है तो इसलिए पूछ लिया। जी मैं नेपाली हूँ और मेरा पति नॉर्थ से है, इसलिए मैं भी इस गांव में हूँ। आप बताइए क्या खाना पसंद करेगा? अरे आपके दुकान के मंचूरियन फेमस है तो मैं तो वही खाना चाहूंगा। ये लीजिए भाई साहब, आपका मंचूरियन, खा कर बताइए कैसा बना है। अरे बहन जी, मंचूरियन देखकर तो लग रहा है बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बना है। अगर मुझे ये मंचूरियन अच्छा लगा तो मैं रोज यहाँ मंचूरियन खाने आऊंगा। अनु के हाथ का मंचूरियन खाकर वो व्यक्ति अब रोज ढाबे में आया करता है और अपने कुछ करीबी दोस्तों को भी नेपाली बहू का मंचूरियन ढाबा पर लेकर आता है। अब नेपाली बहू का मंचूरियन ढाबा बहुत अच्छे से चलने लगता है। ऐसे ही एक दिन शिव और अनु अपने ढाबे पर काम कर रहे होते हैं कि तभी इनकी पड़ोसन उमा आती है और कहती है, अरे क्या बात है, तुम दोनों का ढाबा तो बड़े मजे से चल रहा है। ऐसा क्या बनाती हो जो इतना चलने लग गया तुम्हारा ढाबा? हम भी पिछले गांव में 5 साल से ढाबा खोले बैठे हैं, लेकिन आज तक हमारे ढाबे में कभी इतनी भीड़ नहीं हुई। अरे उमा जी, हम मिलावटी खाना बनाया नहीं करते हैं, इसलिए हमारे दुकान का खाना हर किसी को पसंद आता है। आप भी कभी खाकर देखिए और फिर बताइए। ओहो, अब मैं तुम्हारे ढाबे का खाना खाऊं? कहते हैं ना, ज्यादा पैसे आने पर लोग आसमान में उड़ने लगते हैं। बस आपका भी यही हाल हो रखा है, पता नहीं कब जमीन पर आ गिरो आप। उमा दीदी, अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते हैं किसी का तो बुरा भी मत बोलिए, मैं अपना ढाबा देख लूंगी। आप भी अपनी दुकान देखिए, पता नहीं खाने में क्या मिलाकर बनाती है जिससे खाना खाकर कोई बीमार भी नहीं पड़ता। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ताकि इस नेपाली बहू का ढाबा बंद हो जाए। क्या अकेले अकेले बातें करते हुए जा रही हो आप? जोर से बोला करो, हमको भी सुनाई दे और हम भी बातों का जवाब दे सकें। ऐसा मत बोलो शिव, कभी कभी हम दूसरों को भला बुरा कहते हैं तो वो बातें हम पर ही लग जाती हैं। जो कहना है कहने दो उन्हें। अनु और शिव उमा की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक रोज जब अनु और शिव अपने ढाबे में मंचूरियन बना रहे होते हैं तो उसके ढाबे के सामने एक कार रुक जाती है और कार से उतरकर एक औरत सीधा अनु के पास जाकर उससे सवाल करती है, क्या मैं इस नेपाली बहू का ढाबा की मालकिन अनु से बात कर सकती हूँ? जी मैं ही हूँ अनु, कहिए क्या कहना है आपको? कुछ चाहिए और ये भी बता दीजिए कि कौन सा मंचूरियन खाना पसंद करेंगी आप? मैं यहाँ आपके ढाबे पर जांच करने आई हूँ। मैंने सुना है आपके ढाबे पर मिलावट वाला खाना बनाया जाता है, इसलिए हम आपके ढाबे पर सर्च करने आए हैं। हाँ जरूर, देखिए हम साफ सफाई से खाना बनाते हैं क्योंकि हमें भी अपने ग्राहक के स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ता है और हमें खाने में कोई मिलावट नहीं की है और ना ही हमारा ढाबा गंदा है। हाँ, लेकिन जिसने भी हमारे खिलाफ ये रिपोर्ट दर्ज करवाई है, मैं चाहता हूँ आप भी उनके ढाबे पर जाकर उनके खाने को जांच करें। फूड ऑफिसर अनु के ढाबे का पूरा खाना चेक करने के बाद उमा के ढाबे का भी खाना जांच करवाती है, जिससे उमा का ढाबा कुछ दिनों में बंद हो जाता है और नेपाली बहू का मंचूरियन ढाबा और भी ज्यादा फेमस हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।